चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी कल हमने मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन डिस्कशन किया था ना, अभी 2 3 4 जितना हो पाएगा 10 बजे तक। तो ये क्लास 10 बजे तक है, तो है ना, ये 1.5 घंटे में है ना, मतलब ऑलमोस्ट मतलब पौने 2 घंटे है ना। ठीक है, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अरे इसमें तो कुछ आया ही नहीं। इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है नहीं, मुझे लग रहा है इसको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल मेरे साइड से शायद। तो क्यों ओपन नहीं हो रहा है? ये री अटेम्प्ट का ऑप्शन क्यों आ रहा है? आफ्टर गिविंग री टेस्ट योर प्रीवियस अटेम्प्ट विल बी डिलीटेड। अच्छा, तो रीटेस्ट का भी ऑप्शन है। चलो सबमिट कर देते हैं ना, तो हो गया सबमिट। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो व्यू एनालिटिक्स अब आना चाहिए। ओके, वो तब एक्चुअली सबमिट फ़ोन से सबमिट किया था ना, तो शायद यहाँ सबमिट नहीं हुआ था इसीलिए ना। अब ठीक है। तो टेस्ट 2 में जिनके जो भी क्वेश्चन है बताओ, चैट में लिखो, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जो भी डाउट्स हैं। ये टेस्ट 1 2 का सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। हाँ जी, जो पुराने बच्चे हैं, टेस्ट 1 का सॉल्यूशन है टेस्ट 1 2 का कहाँ पे? इसी में सबमिट करने के बाद, सबमिट तो कर दिया मैंने। अच्छा, दो है। ओके ओके, समझ गए। तो मतलब ये जो है, एक होगा विथ सॉल्यूशन, ओके, 2 बार अपलोड हुआ था, बाद में सॉल्यूशन बना था तो बाद में अपलोड हुआ था। ओके, तो टेस्ट 1 ना और टेस्ट 2 जो है, जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था,
तो जो टेस्ट 1 एक विथ सॉल्यूशन अपलोड हुआ है, अब चेक करना आगे जितने भी टेस्ट हैं उसमें, और टेस्ट 2 विथ सॉल्यूशन अपलोड हुआ है। तो जैसे अभी सबमिट किया ना, तो साइड में आपको सॉल्यूशन में दिखेगा, ये विदाउट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत पहले अपलोड किया था ये टेस्ट, तब सॉल्यूशन टाइप नहीं हुआ था। तो जब सॉल्यूशन टाइप हुआ है तो वो दोबारा विथ सॉल्यूशन हमने अपलोड किया है, तो वो आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा, जो टेस्ट यही लिखा होगा, मॉक टेस्ट 2 विथ सॉल्यूशन होगा, मॉक टेस्ट 1 विथ सॉल्यूशन। जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उन 108 टेस्ट 113, अच्छा ओके, तो 108 113 नंबर पे आपको इसका विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है टेस्ट 1 टेस्ट 2 का, तो 108 113 नंबर आई थिंक जो टेस्ट है आप चेक कीजिए, तो उसमें विद सॉल्यूशन अपलोड हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ओके है। चलो, तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, अगर मैं वो ओपन करूँगा फिर वहाँ से, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। ये तो सब 3 मैंने अभी तक अटेम्प्ट किया है, वो है 1 2 3, तो ये इनिशियल वाला है ना, और बाद में मैं इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा सारे टेस्ट में, नहीं तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, यहाँ से ऑल टेस्ट पे जाना पड़ेगा नहीं। अब इसमें जाके फिर ढूंढना पड़ेगा। तो सर्च का ऑप्शन है तो 108 है। ओह, तो आया नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, शायद सर्च ले नहीं रहा। तो सर वहाँ पे नीचे जाइए ना, 12 नंबर पेज पे, वहीं पे कहाँ पे दिखाएगा। नीचे? हाँ, 12 नंबर पे। अच्छा अच्छा, ऐसे। अरे यार, इसमें इसके एक नहीं, लिमिट। आपने पूरा कर दिया है, 10 तक कीजिए ना वहाँ पे। अच्छा, तो इसमें कह रहे हो तुम 10 रखेंगे, 100 कर दिया ने, चलो 10 रखते हैं। सर टेस्ट अब सीरीज में ऑल में जाके हो सकता है शायद। हाँ हाँ, हो जाएगा, वो तो हाँ, मिल जाएगा। आप वो तो 12 पेज पे एक्सप्लोर जाइए करना ना। पड़ेगा। देखो 83 12 82 81 है ना, तो वो तो हो जाएगा। 12 कोई 12 पे। 12 पे सीधा यहाँ, अच्छा। हाँ, तो ये अब नीचे 1 ये 2, है हल्का सा। अच्छा अच्छा, इधर ये यही है ना, यही। ये विद सॉल्यूशन, अच्छा ओके, समझ गए, है ना। तो जिन लोगों को सॉल्यूशन, कुछ कुछ बच्चों ने टेक्स्ट किया था ना कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो देखो ये टेस्ट 2 विद सॉल्यूशन अपलोडेड है। मॉक टेस्ट 2 दो बार है, एक बार पहले बहुत पहले अपलोड हुआ था जब सॉल्यूशन टाइप नहीं हुआ था, जब सॉल्यूशन टाइप हो गया दोबारा अपलोड हुआ है, ठीक है। तो ये 112 यहाँ पे ना, हाँ ठीक है। तो वो तो अपने अपने फ़ोन में अलग अलग ऑर्डर होगा, है ना, वो डिपेंड करता है कितने आपने अटेम्प्ट किया है। जैसे मैंने 3 अटेम्प्ट कर लिया ना, तो ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग वो हट जाता है लिस्ट में से, जो सबमिट हो गया वो लिस्ट में से हट जाएगा। तो ऐसे ही टेस्ट 1 भी विद सॉल्यूशन भी अपलोडेड है, तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे तो ये तो टेस्ट स्टार्ट हो गया होगा ना, चल रहा है 129 ये है। फिर कैलकुलेटर है, फुल स्क्रीन इज कंपलसरी, ठीक है, कैलकुलेटर हटा देते हैं, मैं सीधा सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो ये आ गया व्यू एनालिटिक्स, ओके। तो अब है ना, तो वो टेस्ट 90 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, ये वाले 33 लोगों ने किया है, तो ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन सेक्शन में। तो यहाँ आपको विद सॉल्यूशन दिखेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है, और ये डिटेल सॉल्यूशन है। तो आपको जब यहाँ पे टेस्ट 1 और 2 जिन बच्चों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था उनके लिए आप देखना विद सॉल्यूशन टेस्ट 1 2 है, उसमें जाके ऐसे इस तरह दिखेगा आपको, ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ये ग्रीन कलर का करेक्ट ऑप्शन है, और ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। तो इस तरह इसमें सब होगा। टेस्ट 1 में भी कल जो मैंने ओपन किया था वो जस्ट क्वेश्चन वाला टेस्ट था, एक विद सॉल्यूशन भी होगा, वो आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट 2 में जिन लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट 2 में है आपका 24 29, है ना, ठीक है, जी जी जी, है ना, 24 29। चलिए पहले 24 29 ट्राई करते हैं। 24 कह रहा है कि इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच 1 और मोर आर करेक्ट। अ कैंडिडेट विल गेट द candidate will get marks in the question only if tick the correct answer. The candidate decide to tick the answer at random
if he allowed up to 3 chances to answer the question. 3 chances to answer the question. एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक ठीक है ना, 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है. कैंडिडेट विल गेट द मार्क्स इन द क्वेश्चन ओनली इफ ही टिक द करेक्ट आंसर. ओके, तो उसको क्या होगा, मतलब एक चांस मिला, अगर करेक्ट आंसर ठीक है तो दूसरा चांस, फिर तीसरा चांस, 3 चांस मिला. अब कह रहा है कि द कैंडिडेट डिसाइड टू टिक द आंसर एट रैंडम, ही इज अलाउड अप टू 3 चांसेस टू आंसर द क्वेश्चन. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन. सो 3 चांस है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो पहली बार में ही सही आंसर टिक कर लेगा, या पहली बार में अगर टिक नहीं कर पाया तो दूसरी बार में, या 3 चांस है ना उसके पास. तो ही हैज़ 3 चांसेस टू आंसर. सो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन, तो उसको मार्क्स मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो इसमें क्या समझ नहीं आ रहा आप लोग, देखिए ये 1/15 कहाँ से लाया है. अच्छा, लाजमी वाला छोड़ो. तो अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट 2, यूनिट वाइज टेस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 24. तो 4 ऑप्शन है उसमें, ठीक है. अब इसमें जो करेक्ट आंसर है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकता है. तो जैसे पहली बार अगर वो स्टूडेंट, जैसे MSQ है ये, जैसे जैम में जो MSQ आता है वो वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा कि सिंगल करेक्ट आंसर है. अगर सिंगल करेक्ट आंसर होता तो 4 पॉसिबिलिटी थी, ऑप्शन A इज करेक्ट, और B इज करेक्ट, और C इज करेक्ट, और D इज करेक्ट. देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, मतलब करेक्ट आंसर होने के. ये MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स जो हो सकते हैं. अच्छा, इसमें अब क्या कह रहे हैं, तो ठीक है ना, ये तुम क्या करो भाई अनुराग, सिंपली नो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 15 है, तो एक सही होगा तो 4, 2 सही होगा तो 6, 3 सही होगा तो 4, और 4 सही होगा तो 1 पॉसिबिलिटी है, और 3 अटेम्प्ट है तो 3/15 प्रोबेबिलिटी है कि मार्क्स मिल जाएंगे. इसमें क्या आंसर आया है, इसका आंसर 1/5 है. तुम्हारा कितना है, अच्छा 3/15. ओके ओके, तो जरूरी थोड़ी है, देखो अब देखो यही तो कहता हूँ, एक क्वेश्चन 50 अलग तरीके से हो सकता है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपको आता है वही सामने वाले को आता होगा, जरूरी थोड़ी है. तो सबका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, तो हो सकता है आप जो कर रहे हो वो बेटर वे है, हो सकता है, बट जरूरी थोड़ी है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो दूसरा वही उस तरीके से सोचेगा. तो एक क्वेश्चन 50 डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो आप अपने तरीके से करो, कोई अपने तरीके से कर रहा है. जरूरी थोड़ी है कि जो सॉल्यूशन किसी ने लिख दिया वही सही है, बाकी सब गलत, ऐसा तो है नहीं. ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आता है वो भी ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर, वही कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर क्या है. तो अगर एक एक ऑप्शन करेक्ट हुआ तो 4C1, मतलब वही A जैसे आपने कहा 4 पॉसिबिलिटी है. अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हुआ तो उसके लिए 4C2 है ना, 4C2 कितना 6 पॉसिबिलिटीज हैं. अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है तो 4C3 4 पॉसिबिलिटी है, और चारों करेक्ट ऑप्शन है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, A B C चारों करेक्ट हो गया 4C4. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस की मैं एक अटेम्प्ट में बात कर रहा हूँ, एक अटेम्प्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ जो आंसर्स है वो 16 होगा. 16 होगा ना, कितना ऐड किया 15 के 16. अच्छा एक ओके, एक ऑप्शन आउट हो गया ना, 15 ही ना, क्योंकि नो ऑप्शन करेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए 15 है ना. मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट 1 करेक्ट है,
तो नो ऑप्शन करेक्ट वाला आउट हो जाएगा, मतलब है ना। सो एक एक ऑप्शन 4 + 4 + 6 + 4 + 1, तो टोटल 15 पॉसिबिलिटी, जैसे आपने कहा वैसे ही। अब 15 पॉसिबिलिटीज है, इनमें से एक ही करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन तो कोई एक ही करेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ 15 पॉसिबिलिटीज है आंसर होने की, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो एक ही इनमें से करेक्ट आंसर होगा। अब जब कोई बंदा अटेम्प्ट, अगर आप कोई ट्राई कर रहे हो आप, सो करेक्ट आंसर पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप एक ऑप्शन, एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, है ना। तो एक अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर चुनने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1 आउट ऑफ 15, यही ना, यही है। और नॉट करेक्ट की 14 आउट ऑफ 15, यही है। सो ये 1 आउट ऑफ 15, 14 आउट ऑफ 15, ये एक अटेम्प्ट में है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि हम 3 बार अगर, है ना, तो या तो फर्स्ट टाइम में करेक्ट आ जाएगा, और सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम, उससे कर लो। तो इसने क्या किया है, इसने ऐसा किया है कि पहली बार चुहा सही आया, सो पहली बार अगर सही नहीं आया तो दूसरी बार ट्राई सही आ गया, या पहली बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ जाए। ठीक है, बात बराबर ही है। या वो भी ठीक है जो आप सोच रहे हो ना, 1/15 + 1/15 + 1/15, है ना। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, उससे अगर हम सोचे, है ना, 3 चॉइसेस हैं, तो फर्स्ट टाइम में करेक्ट आंसर चुने बोले 1/15, और इन द सेकेंड टाइम 1/15, और थर्ड टाइम 3/15, उससे भी यही आएगा, इससे वही आया। चेक करो भाई, आंसर सेम आ रहा है उस तरीके से। तो जो आप करो मुझे लग रहा है वो भी सही, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से भी जा सकते हैं जैसे इसने किया है। जिनका अभी क्लियर नहीं है, समझ आ रहा है, जैसे ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना कि आपको 3 बार कॉइन को टॉस करना है, जब तक हेड ना आ जाए तब तक, लेकिन मैक्सिमम 3 बार ही टॉस करना है, वैसे ही है। तो पूछ रहा है क्या 3 चांस दिया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट आंसर देगा। तो इसका लॉजिक ये है, ये जो लिखा है कि हो सकता है पहला जो उसने चूज किया वही सही है, तो 1 आउट ऑफ 15 प्रोबेबिलिटी है, वही उसने सिलेक्ट कर लिया। अब एक अगर सिलेक्ट कर लिया, अब वो सही नहीं आया मान लो, तो दूसरा चांस मिलेगा उसको। अब दूसरे चांस में उसके पास 14 पॉसिबिलिटी है, अब वो ऑप्शन नहीं चूज करेगा जो पहली बार में चूज किया था, है ना। जो पहली बार में वो तो गलत हो गया, तो सेकेंड टाइम में वो रेस्ट 14 में से एक चूज करेगा, तो सही होने के चांस 1/14 है। सॉरी, इसमें क्या कर रखा, अच्छा सही है ना, सही होने के चांस 1/14 है, गलत होने के चांस 13/14 है फिर से। तो मतलब उस केस में तो देख लो, अगर उसके तरीके से जाओगे तो भी ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड और थर्ड, तो ये हालांकि ये ठीक मुझे लग रहा है। तो 1/15 है, पहली बार में ही करेक्ट आ जाएगा। फिर ऐसा हो कि पहली बार में करेक्ट नहीं आया, तो मतलब 14 जो इनकरेक्ट में से एक चूज किया और फिर सही वाला चूज किया, यही ना। तो पहला उसने चूज किया, वो इनकरेक्ट चूज कर लिया, तो सेकेंड टाइम में क्या करेगा, वो ऑप्शन नहीं चूज करेगा जो पहली बार चूज किया था, तो गलत निकल आया ना, तो उसको बाहर बाकी को चूज करेगा। तो बाकी कितने हैं, सो बाकी जो रहेगा, तो 14/15 गलत आंसर हो गया ना, तो सही आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब सेकेंड टाइम में उसके पास 14 चॉइस है, और 14 में एक करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, तो 1 आउट ऑफ 14 प्रोबेबिलिटी है सही होने की। फिर पहली बार में उसके पास मान लो गलत आया, दूसरी बार में भी गलत आ गया, तो पहली बार उसने आंसर जो पहला चांस मिला उसमें गलत ऑप्शन चूज किया, तो वो तो अब नेक्स्ट टाइम चूज करेगा नहीं, तो उसके पास रिमेनिंग 14 चॉइस है। अब 14 चॉइस में से एक चूज करेगा, तो सही होने के चांस है 1/14, गलत होने के चांस है 13/14। तो 13/14 इज द चांसेस ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। तो फर्स्ट में गलत चूज किया, सेकेंड में गलत चूज किया, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फर्स्ट टाइम में करेक्ट आंसर चूज किया, और इन सेकेंड टाइम, और इन थर्ड टाइम। अब 2 चांसेस मिल चुके हैं, दोनों में उसने गलत ऑप्शन चूज किए, तो रिमेनिंग उसके पास ऑप्शंस क्या बचे, 13 ऑप्शन बचे, उसमें से एक करेक्ट होगा, तो सही होने का 1/13 चांस है। जैसे उसने सिंप्लीफाई किया, एक बार चेक कर लो सिंप्लीफाई करके, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक आप लगा रहे हो वो भी ठीक है ना, कि लाइक एक बार में चांस है 1/15, और ये जो सिलेक्शन है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि पहली बार में क्या आया, एक बार में आपके पास करेक्ट है। अरे इंडिपेंडेंट से मतलब है कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर रहे हम, छोड़ो। हालांकि इसमें ये होगा
हाँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये है, ठीक है, ये भी सही है। बाकी वैसे फर्स्ट टाइम में करेक्ट होने के 1/15, सेकेंड टाइम में 1/15, थर्ड टाइम 1/15, तो उससे बोल सकते हैं 3/15, 1/5 में भी हो सकता है कोइंसिडेंट हो, बट दिस इज फाइन, है ना। तो आई थिंक ये एक समझ आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आह, हाँ हाँ, यहाँ पे वही है कि यूनिफॉर्मली कुछ ऐसा बोला नहीं है ना, तो हम तो वही मान के चलेंगे, कुछ नहीं बोला तो। अगर यही मान लिया कि, है ना, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो हम तो मानेंगे कि इक्वल है। ठीक है, वो सही है, हाँ। तो दिस इज आंसर 24 क्वेश्चन का। 29 क्या है? 29 कह रहा था, अच्छा क्वेश्चन क्या है, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन ये है, तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लॉट कंटेन 20 आर्टिकल्स, the probability that the lot contains exactly 2 defective article is 0.4. The probability that a lot contain exactly 3 defective is 0.6. article are drawn from a lot, मतलब बहुत सारे है, बॉक्स समझ लो, लॉट को बॉक्स समझ लो इस तरह से। अ बॉक्स कंटेन 20 आर्टिकल लाइक दिस एंड 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो आर्टिकल ड्रॉ कर रहे हो 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट and are tested till all defective articles are found. अच्छा, all defective articles are found. So what is the probability that testing procedure ends at the 5th testing? तो कितने डिफेक्टिव है इसमें? अच्छा, कह रहा है एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव होने के चांस 0.4 है, और एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव होने के चांस 0.6 है, और सम 1 हो गया था। ये पार्टीशन है एक्चुअली। E1 E2 हम लोग लेते हैं ना बेस थ्योरम में या टोटल प्रोबेबिलिटी में, कि E1 है कि देर आर एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, E2 है देर आर एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव। तो ये आपको पार्टीशन मिल गया, सम इसका प्रोबेबिलिटी 1 है, सो दिस अ पार्टीशन। अब इवेंट ए है, ए इवेंट है कि टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स एट द 5th टेस्टिंग। तो ये आपका इवेंट ए है। आपको लगाना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। कर पाएंगे? तो हो सकता है इसने क्या किया पता नहीं मुझे, बट हम लोग इसने यही लगाया है। तो मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाने हैं यहाँ पे। तो ठीक है, देखो तो हमें क्या बाइनोमियल लगा लेना, इतना क्या किया इसने। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, सॉरी, बाइनोमियल तब लगता है जब विथ रिप्लेसमेंट होता है ना, क्योंकि बाइनोमियल में आप लगाते हैं कि बर्नौली ट्रायल होने चाहिए। बर्नौली ट्रायल के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम होनी चाहिए, लेकिन इसने कहा है कि अ लॉट कंटेन मतलब आर्टिकल्स आर ड्रॉन फ्रॉम लॉट कंटेनिंग 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट होने की वजह से बाइनोमियल नहीं लगा सकते। तो ये जो लग रहा है ये हाइपर ज्योमेट्रिक है, आप समझ सकते हैं ड्रॉ करने में जो तरीका है, या है ना, तो उसमें आप उसमें बाइनोमियल वाला अप्रोच नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो उससे हो जाता। एनीवे, बाइनोमियल या नेगेटिव बाइनोमियल वो देखना पड़ेगा, चलो करके देखते हैं। तो अभी मैं जस्ट क्वेश्चन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो भाई क्या डाउट है बताओ, ठीक है ना। तो इसमें जैसे E1 इवेंट लेते हैं कि कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, तो एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, एंड E2 इवेंट है एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव, ये आपके पास। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आप 1/1 ड्रॉ कर रहे हैं। आर टेस्टेड टिल ऑल डिफेक्टिव आर फाउंड, देखो एक वर्ड लिख दिया, टिल ऑल डिफेक्टिव आर फाउंड। तो ये वैसे ही हो गया कि, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट RH सक्सेस। लेकिन फिर से वही नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, बर्नौली बाइनोमियल तब लगता है जब ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल होते हैं। बर्नौली ट्रायल के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज सेम एट ईच ट्रायल, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो वो यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट केस। तो इवेंट ए लेते हैं, प्रोसीजर एंड एट द 5th स्टेप, 5th टेस्टिंग। इसका मतलब है, और देखो
आर टेस्टेड टिल ऑल डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड। तो ये प्रोसीजर तब तक ही चलेगा जब तक सारे डिफेक्टिव ना आ जाए। तो जैसे बोल रहा है कि टेस्ट एंड एट 5th टेस्टिंग, सॉरी 12th ना, 12th नॉट 5th, एंड्स एट 12th टेस्टिंग। ठीक, चलिए, तो हमें जो अप्लाई करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज ऑलरेडी गिवन 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑलरेडी गिवन 0.6। नाउ वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ये हमें चाहिए। ठीक है, सो A गिवन E1 का मतलब अगर अज्यूम कर लो कि एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव्स है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट एंड्स एट द 12th टेस्टिंग। तो 12th टेस्टिंग का क्या मतलब है? 12th टेस्टिंग का मतलब हुआ कि 12th ड्रॉ में या 12th ड्रॉ में सेकेंड डिफेक्टिव आएगा, 12th ड्रॉ में सेकेंड डिफेक्टिव आएगा। तो ये तो फिक्स है कि जो 12th ड्रॉ है उसमें सेकेंड डिफेक्टिव आना है। तो मतलब पहले 11 ड्रॉ में कितने डिफेक्टिव आएंगे? एक, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग गिवन E1। तो E1 मीन्स वी आर अज्यूमिंग दैट द लॉट कंटेन, जिसमें टोटल 20 आर्टिकल है, उस 20 में अंडर E1 बात करें, सो 20 में 2 आर डिफेक्टिव, 18 आर गुड, यही है। और अंडर E2 बात करेंगे, सो आउट ऑफ 20 3 आर डिफेक्टिव एंड 17 आर गुड, ये मतलब है। तो अंडर E1 हम बात कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि प्रोसीजर विल एंड एट द 12th टेस्टिंग। तो मीन्स 12वें ड्रॉ में, 12th ड्रॉ में सेकेंड डिफेक्टिव आएगा। तो ठीक है, देखो तो बताओ मुझे, पहले 11 ड्रॉ में एक डिफेक्टिव आने का क्या चांस है? कंडीशन ये है कि आर्टिकल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर ठीक है, 20 में से हम कितने आर्टिकल्स ड्रॉ कर रहे हैं? 12, 20C12, ठीक है ना, 20 में 12 ड्रॉ कर रहे हैं। ये लास्ट तो वोट फिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बाद में लिखते हैं। अब देखो यहां पे या वैसे नहीं जाना तो ऐसे देख लो कि सोचो, तुम खुद सोचो, पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी, बस तुम्हें ये देखना है कि 12th ड्रॉ इज डिफेक्टिव, दिस इज फॉर श्योर। बस पहले 11 ड्रॉ में एक डिफेक्टिव आने के क्या चांस है, नंबर ऑफ पे देख लो चाहो तो। तो 20 से नहीं जाएंगे ना, कैसे जाओगे आप लोग? सर 11 डिफेक्टिव्स, मतलब 11 वेज होंगे डिफेक्टिव आने के। 11 वेज, हाँ 11 चॉइसेस हमारे पास। सर टोटल कैसे निकालेंगे हम, वो नहीं समझ रहा। क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट एंड एट द 12th टेस्टिंग। तो मतलब ये है कि चलो 12th टेस्टिंग तो ठीक है, 12th टेस्टिंग का मतलब है, देखो सिंपल है, आपके पास कितने गुड आइटम है? 18, हाउ मेनी डिफेक्टिव्स आर? 2। सो चलो मैं पहले शुरू करता हूं, पहला डिफेक्टिव आने के क्या चांस है? देर आर 2 डिफेक्टिव आउट ऑफ 20। मैं वैसे कर देता हूं सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट केस में 2 डिफेक्टिव आउट ऑफ 20, ये फर्स्ट ड्रॉ है, और मैं पहला ही मान लिया डिफेक्टिव आ रहा है। अब बाकी जो अगला 10 ट्रायल होगा, दैट विल कंटेन गुड आइटम। सो हाउ मेनी गुड आइटम आर देयर? 18 आउट ऑफ 19, क्योंकि एक डिफेक्टिव निकल चुका है। नेक्स्ट इज 17 आउट ऑफ 18, नेक्स्ट इज 16 आउट ऑफ 17, 15 आउट ऑफ 16, एंड ये चलता रहे, कितनी बार चलेगा?
क्योंकि मुझे 12 ड्रॉ करने हैं। 12th ड्रॉ पे फिक्स है कि डिफेक्टिव ही आना है, और डिफेक्टिव एक यहाँ पे हम ले चुके हैं, ठीक है, एक डिफेक्टिव यहाँ पे ले चुके हैं, और लास्ट डिफेक्टिव आएगा 12th ड्रॉ पे, तो बीच में आएंगे 11, ठीक है ना। सो एक मिनट में बॉक्स बना लो, बेटर रहेगा। तो 1 मतलब इसको इंक्लूड करके एक डिफेक्टिव यहाँ है, दूसरा 12, बीच में 10 टर्म आएंगे ना, टोटल 12 टर्म है, 12 ड्रॉ हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th, तो 11th पे 1 आउट ऑफ जो भी बचेगा देखते हैं, तो इसको लिखते चले जाओ। तो 15 14 13, ठीक है ना, 12 11 10, कितना हो गया, हमें टोटल 12 टर्म लिखने हैं, तुम्हें ये समझना है। सो वी हैव टू राइट टोटल 12 टर्म्स इन इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है ना। तो 18 17 16 15 14 13, कितने हो गए ये, 3 3 6 3 9 लिखे। आगे क्या आएगा, 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे, तो पहला डिफेक्टिव है, दिस इज गुड आइटम, गुड आइटम, ठीक है। कितने गुड आइटम हो गए, 3 3 6 3 9, तो हमें क्या चाहिए, 12th ड्रॉ पे दूसरा डिफेक्टिव, सो मीन्स ये भी गुड है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो 14 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 14, 12 आउट ऑफ कितने, 13, 11 आउट ऑफ 12, 10 आउट ऑफ 9, सॉरी 10 आउट ऑफ 11, है ना, एंड देन 9 आउट ऑफ 10। अब समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर से समझो, हमें क्या क्वेश्चन है कि वी आर ड्रॉइंग 12, मान लो मैं 12 आइटम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें 2 डिफेक्टिव है, 18 गुड है, ये पहले से पता है कि एक बॉक्स है जिसमें देर आर 20 आइटम्स, 2 आर डिफेक्टिव, 18 आर गुड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड डिफेक्टिव विल कम आउट एट, सेकेंड डिफेक्टिव विल कम आउट एट 12th ड्रॉ। तो अभी के लिए मैंने एक केस फिक्स किया है कि फर्स्ट डिफेक्टिव पहले ही आ गया, ठीक है, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अभी जस्ट मान लिया, और लास्ट डिफेक्टिव, अब कितना डिफेक्टिव है, 1 आउट ऑफ हाउ मेनी, 1 आउट ऑफ हाउ मेनी, 9 बचे हैं ना, क्योंकि 11 निकल चुके हैं एक्चुअली टोटल। अब सोचो, अभी मैंने ये इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, क्योंकि लास्ट जो है वो डिफेक्टिव होगा, दैट इज श्योर, वो क्वेश्चन कह रहा है। अब इसके पोजीशन को हम वेरी करा सकते हैं। सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर फॉर द फर्स्ट डिफेक्टिव, वो कहां कहां आ सकता है, 1st to 11th, नहीं डिफेक्टिव 1 2 3 4 पहले से 5 लेके 6 दूसरे 11 7 तक 8 किसी पे भी 9 आ 10 11 चॉइसेस हैं एक्चुअली इसके पास, ठीक है ना। 12th ट्रायल इज डिफेक्टिव फॉर श्योर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि विल रिपीट द प्रोसीजर अंटिल द ऑल डिफेक्टिव आर आउट, देयर आर 2 डिफेक्टिव्स, तो सेकेंड डिफेक्टिव आने तक प्रोसीजर चलेगा। तो 12th ट्रायल में खत्म करना है, तो 12th ट्रायल पे सेकेंड डिफेक्टिव आ गया, तो पहला एक डिफेक्टिव पहला वाला वो कहीं भी आ सकता है 11 चॉइसेस में से। सो मतलब ये एक लिखा है, 10 और लिख सकते हो, या इसी को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इतना लिखना थोड़ा लेंदी था, इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते तो ऐसा होता। देखो अब जैसे मैं शुरू में लिख रहा था कि एक तो 1/9 ये तो ओके है, क्योंकि ये 12th ट्रायल पे जब 11 निकाल लोगे आइटम्स तो बचेंगे 9, है ना। तो 9 में एक ही डिफेक्टिव रहेगा, एक डिफेक्टिव निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, 2C1 और बाकी 18C, कितने आएंगे 18 में से, 18 में कितने डिफेक्टिव आया, ये तो 12th वाला सेकेंड डिफेक्टिव है, तो 10 डिफेक्टिव ना, 10 अपॉन 20C कितने निकाले हैं, 20C 11 ना, क्योंकि लास्ट वाला तो फिक्स है 11 ना, क्योंकि लास्ट वाला तो फिक्स है, डिफेक्टिव ही है, तो हमने 11 निकाले। हमें चाहिए कि पहले 11 में एक डिफेक्टिव हो और 10 गुड हो। पहले जो 12 ट्रायल्स 11 ट्रायल्स हैं उसमें से 1 शुड बी डिफेक्टिव एंड रेस्ट 10 शुड बी गुड, तो 18 गुड था, उसमें 10 आ जाएगा,
दो में से एक आ जाएगा, बाकी एक यहाँ आ गया, तो 11 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यही आंसर आना चाहिए। यू सॉल्व इट, देखो ये दोनों सेम आएगा। मैं कह रहा हूं तुम इसको एक तरीके से वो लिखा है और एक तरीके से ये लिखा है। मैं कह रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करो और चेक करो क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, सेम होना चाहिए। ठीक है, देख लो। सिमिलरली into 11 हाँ हाँ, इंटू 11 तो हो गया, वो यहां से आ जाएगा। इंटू 11 जो वो यहां से आ जाएगा, आई थिंक वो इंटू 11 जो वहां दिख रहा है ना, वो यहां से बैलेंस हो जाएगा। मैं इसको कर ही देता हूं, देखो 2 इंटू इसको ओपन करोगे 18 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 8 आंसर फैक्टोरियल, सेम आ रहा है। सेम आएगा ना। हाँ 11 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो एट द एंड इंटू 1/9 है। सो कहना मतलब ये आंसर उतना ही है जितना ये आंसर है, दोनों सेम है। सिमिलरली अब आप ए गिवन E2 अगर निकाल पाओगे, जिनको समझ आया, तो सिमिलरली यू फाइंड ए गिवन E2। तो ए गिवन E2 में क्या हो रहा है कि नाउ वी अज्यूम देयर आर एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव्स। नाउ वी अज्यूम देयर आर एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव्स। ठीक, and again question is what is the probability that test will end at the 12th testing, means at the 12th trial we will have a third defective, at 12th trial we will have a third defective। तो पहले 11 ट्रायल में कितने निकाल चुके हैं हम, 11। तो जो 12th ट्रायल पे कितने बचा हुआ है, मतलब 11 ट्रायल के बाद कितने उसमें बचे हुए, 9 बचे होंगे अगेन। और मुझे एक डिफेक्टिव चाहिए, थर्ड डिफेक्टिव विल कम एट किस पे, अगेन ये सिमिलर आंसर ही होगा ना, 1/9 होगा। 12th ट्रायल में डिफेक्टिव आना है। अब पहले 11 ट्रायल की बात करो, तो पहले 11 ट्रायल में कितने डिफेक्टिव आएंगे, कि 3 डिफेक्टिव है टोटल। सो द लास्ट डिफेक्टिव मींस थर्ड डिफेक्टिव विल कम एट 12th ट्रायल। सो इन द फर्स्ट 11 ट्रायल देयर आर 2 डिफेक्टिव एंड 9 गुड। So out of 3 you will have 2 defective, and out of 17 you will have how many defective, how many good, 11, नहीं 11 तो total है, 9 ना, 11 is total, and then we are drawing 11 out of 20। सिमिलर होगा, देखो यहां 2C1 आया बिकॉज एक डिफेक्टिव आता है इस बीच में 2 में से। यहां 2 डिफेक्टिव पहले 11 ट्रायल में आएगा, एंड द तीसरा डिफेक्टिव विल कम ऑन द 12th ट्रायल। और लगा लो टोटल प्रोबेबिलिटी, कर पाएंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू ए गिवन E2, टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी किसी को डाउट है पूछिए, सॉल्यूशन में क्या किया, यही किया है, एक बार देख लेते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, (17C9 20C11 20), ठीक है, हमने जो किया वही है। ठीक है, ओके, पुट कर लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29, है ना। सो दिस वाज 29th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट 2 में, है ना। सो टेस्ट 2 में जो है 24 29 तो हो गया। अब जिनका बचा है 14 15 17, तुम लोग सॉल्यूशन देख के आए हो ना, तो ये इस वाले टेस्ट को ओपन करना, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन है ये, क्योंकि ऐसे ही टाइम पास करोगे फिर, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। सॉल्यूशन देख के आओ, नहीं समझ आ रहा तो समझ फिर कोशिश करते हैं। कह रहा था कौन सा 14। So the probabilities that the student passes in mathematics, physics, chemistry are MPC respectively. Of these subjects, the student has a 75% chance of passing in at least one, 50% of passing in at least two, 40% of passing in exactly two. So which of the following relations are true? अच्छा, so P था, तो बस फॉर्मूला मुझे लगता है एक लगाना है शायद, है ना।
इसमें समझ नहीं आया सॉल्यूशन देख के? इसने दे रखा है पासिंग इन एबीसी मान लिया, अच्छा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को एबीसी मान लिया, ठीक है। तो ये मुझे दे रखा है पासिंग इन एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, यही है। तो इसको 1 माइनस कर दिया डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको तो वैसा लिख सकते हैं डी मॉर्गन से, ठीक है। अब वो कह रहा है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बोल रखा है, फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू, तो आई थिंक इंडिपेंडेंट अज्यूम कर रहा है ये, ऐसी है। क्योंकि 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश पी सी, मतलब 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पासेस इन द मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आर दिस, of this subject student has this chances of passing in at least one, 50% in at least two, 40% in at exactly two, तो which of the following relation are true? मतलब हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये क्या कर रहा देखता हूँ, नहीं तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ उससे आंसर आ जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट थोड़ा मान के कर रहा है ना, ऑल्सो पासिंग एग्जैक्टली टू इज दिस। तो ये बस कैलकुलेशन देख के तुम डर गए होगे, बाकी तुम्हें फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया इसने और एक गिवन रिलेशन यूज करो। द थिंग इज अगर खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ आएगा क्या करना है, नहीं तो वैसे सॉल्यूशन देखोगे फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। पहले खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। अच्छा इसको अगर वेन डायग्राम से करोगे शायद ज़्यादा समझ आए तुम्हें, इस तरह से। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पोर्शन का नाम फिक्स कर दो, तो अभी के लिए कुछ है ना, वेन डायग्राम से ऐसा कर लोगे तो क्या होगा। सो ठीक है अनुराग, कुछ बोलना है तुम्हें, वो कर रहे हो तो। सर अभी वो जो वो वाला क्वेश्चन था, हाँ 0.4.6 वाला, हाँ हाँ सो उसको मतलब बहुत ही ज्यादा आसान एक तरीका मिल गया, हाँ आंसर हाँ आ गया है। क्या बताओ। सो मतलब जैसे अभी वो कैलकुलेट किया मैंने हाँ कि हाँ 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ तो 20 C2 तरीके हैं, मतलब 2-2 सेलेक्ट करने के। और ऐसे ही जब 3 करेंगे तो 20C3 तरीके हैं, तो हाँ 20C2 आया 190 एंड 20C3 1140। हाँ और 12वें पे तो एंड कर दे रहे हैं, हाँ तो उन 11 में से एक एंड हो जाए तो 11 तरीके हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 11 तरीके हैं जिसपे पहला डिफेक्टिव मिल जाए और 12वें तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वही हाँ हमारी कंडीशन है। हाँ तो 11/190, बट इसमें से जो 11 के 11 केस हैं, इसमें हर एक के डिफेक्टिव मिलने की जो है, और 12वें पे भी इवन, वो 0.4 प्रोबेबिलिटी गिवन है। हाँ तो 0.4 इंटू 11/190 ये 2 डिफेक्टिव के लिए हो गया। तो जब 3 डिफेक्टिव पे आते हैं तो 20C3 तो नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर हो जाएगा 11C3, जितने मतलब वो 11C2, यानी कि 11 में से 2 डिफेक्टिव कितने तरीके से मिल सकते हैं, पहले दूसरे और 12वें पे, पहले 8वें और 12वें पे, ऐसे। तो 11C2 इंटू एक 12वें पे मिल ही रहा है, और हर एक के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.6। तो हम्म 11C2 की वैल्यू हो गई 55 इंटू 0.6 अपॉन 1140, यानी कि 20C3, प्लस 0.4 इंटू 11 अपॉन 20C2, दैट इज 190। इसको जब सम करते हैं तो आंसर सही आ रहा है। हाँ, तो वो भी ठीक है, तो दूसरे से वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी सही है ना। मतलब तो ये 1 मिनट में हो गया। हाँ हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका वेन डायग्राम लगा लो। इसमें क्या है कि है ना, पासिंग इन एटलीस्ट 150%, तो एग्जैक्टली विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। इसमें आ जाओगे, इससे करके देखो। एक तरीका ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ आएगा। मान लो मैं ऐसा कुछ पोर्शन का नाम दे दूं, इस तरह से है,
ये तो वो नंबर ऑफ वे हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया कि कितने आउटकम है किस सेट में, उसके अकॉर्डिंग। पी तो ठीक है, तुम 100 मान के चल रहे हो शुरू में, कि मान लो 100 है, तो अगर 100 आउट ऑफ लोगे तो उससे भी आ जाएगा, बाद में डिवाइड हो जाएगा, पी आउट ऑफ 100 हो जाएगा, है ना। मतलब मान लिया टोटल सैंपल स्पेस में 100 आउटकम है, इससे लेके एक्सपेरिमेंट करो, इससे भी आ सकता है। तो उस केस में जो तुम्हारे पास है ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, तो MPC मतलब हो जाएगा 100M 100P 100C, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 बोल रहे हैं हम लोग। तो M सर्कल में 100M, P में 100P, C में 100C। 100 है इसलिए मल्टीप्लाई कर देना, प्रोबेबिलिटी है ना, तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन 100 हुआ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर जैसे 75 स्टूडेंट है एटलीस्ट वन में, एटलीस्ट वन में तो मतलब सब यूनियन में, है ना। 50% है इन एटलीस्ट 2 में, ठीक है। 40% है एग्जैक्टली 2 में। तो पोर्शन सेलेक्ट करके करो विच आर द फॉलोइंग रिलेशन, उसके बाद फिर कुछ रिलेशन आएगा तो उससे कुछ समझ आ सकता है। तो ये निकाल लो कि P सर्कल, M सर्कल और G सर्कल में टोटल कितने हैं, यही पहला PMC का मतलब, फिर बाद में 100 से डिवाइड कर देना, तो ये एक तरीका आ जाएगा। हाँ वही है ना, टोटल मिलाए कितना आ रहा है, तो उससे आंसर आ जाएगा P + M + C। और दूसरा फिर मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करना है। अब मैथमेटिकली जाओगे तब भी होगा, तब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है ना। ये जैसे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी M है, फिजिक्स में P है, जिसे घर पे एक्सपेरिमेंट करना है। एग्जाम में तुम्हें अगर मुश्किल लगे इस तरह क्वेश्चन की नहीं होगा तो इनिशियली छोड़ दो, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम किल करोगे फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इनिशियली तुम स्किप कर दो इसको, इस तरह क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो, या लेंदी लगे तो है ना। ये हमें दे रखा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब क्या बोल रहा है कि 70 पासिंग इन एटलीस्ट 1। सो एटलीस्ट 1 का मतलब तो पता ही है, M यूनियन P यूनियन C, और यहाँ पे है 75, सो मतलब 3/4, यही ना। एंड अगेन एटलीस्ट 1 है 75, एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 का मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा ना। सो एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया ये, एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया 2 या ऑल 3। तो ये इक्वेशंस हैं, है ना, वो तुम्हें समझना है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 का मतलब है, मान लो M यूनियन P 2, है ना। तो जैसे आप इसके केसेस ले सकते हो, कैसे लिखना चाहोगे, तो या तो मैं इंटरसेक्शन करके लिखूं पूरा, तो उस तरीके से। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि M मैथ और फिजिक्स में पास हुआ, केमिस्ट्री में पास नहीं हुआ, या इस तरह से मैथ फिर फिजिक्स में पास नहीं हुआ, केमिस्ट्री में पास हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा कि मैथ में पास नहीं हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो गया। एटलीस्ट 2 था ना, कम से कम 2 था, तो 2 या तीनों में पास हो गया। ये सब मिला के है 50%, मतलब 1/2। सो ये प्रोबेबिलिटी है एक। सो एक ये रिलेशन दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन है उसको समझो, खुद से नहीं कर पा रहे तो ये है। तीसरा क्या बोल रहा है कि 40% है पासिंग इन एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब ये 3 है ना, ये एग्जैक्टली 2 है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम ये लिखूं तो एग्जैक्टली 2 ये है कि एग्जैक्टली 2 में पास कर रहा है, और एक था एटलीस्ट 2, यही था ना। सो ये जो 3 है इसका सम जो है ये बता रखा है, ये एग्जैक्टली 2 है। मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एग्जैक्टली 2 का चांस है 40%। 40/100 मतलब 4/10 मतलब 2/5, इस तरीके से चेक कर लो जी। तो इन दोनों ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, यही है ना। अब यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम यूज करो, ये मान लो इक्वेशन नंबर ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 2 में 3 में 2 घटा दो, तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आ गई, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तीनों में पास होने के चांस कितना है,
तो 1 बाई ये है ना, ये बस पहले 3 का सम तो 2/5 है, तो ये पुट कर दोगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम ले लो 10, तो 1/10 आ गया। अब यहाँ बस ये है कि ये अज्यूम कर रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में पास होना इंडिपेंडेंट है, यही अज्यूम कर रहा है ना, क्योंकि है ना दे आर अज्यूमिंग कि तीनों सब्जेक्ट में पास होना इंडिपेंडेंट है, तभी जाके ये इसका है ना MPC मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये 1/10 हो गया। द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पास इन द मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आर दिस रेस्पेक्टिवली, तो आगे लिखना चाहिए ना द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज अ 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 1, a 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2 एंड a 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2। ठीक है, वही है, तो ये तो आ गया। अब इसको यूज करो, आगे सिंप्लीफाई करो, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या आएगा जी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, ये पता है ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए माइनस बी, इससे प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा यही आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो जो 3 है ना वो आ जाएगा -1/10। यहाँ से आ जाएगा मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री -1/10, यहाँ से आ जाएगा फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री -1/10, और आगे है +1/10। अच्छा इसको यूज़ बेटर है, ये तीसरा इक्वेशन को यूज़, थर्ड इक्वेशन को ही मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो मैं थर्ड इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, और ये है 2/5 मतलब 4/10। तो यहाँ से ये 3 टर्म का सम आ गया, क्या क्या आ गया, यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P प्लस मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये आ गया। तो इधर चला गया 3/10, उधर ऑलरेडी है 4/10, 7/10 आ गया ये, तो ये तुम्हारे पास है अभी। ठीक है, तो ये एक नया इक्वेशन बन के आया समझो। सो अभी के लिए दिस इज अ न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अजम्पशन इंडिपेंडेंट का है कि तीनों सब्जेक्ट में पास होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो एक लाइन इसमें ऐड कर देना चाहिए है ना, जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस शुड ऐड की है ना दे आर इंडिपेंडेंट। एग्जाम में जनरली ऐसा रहता है, एग्जाम में सारी क्लैरिटी रहती है क्योंकि ये लोग बनाए हैं क्वेश्चन, तो उस तरह से। तो इसमें क्या आ जाएगा अब देख लो, तुम्हें क्या चाहिए M+P+C, तो इसका फॉर्मूला यूज करो, अब इसका फॉर्मूला यूज करो, देखो सारे ज्ञान पता है तुम्हें, अब जो भी चाहिए सब पता है तुम्हें, इसका फॉर्मूला यूज करो, M यूनियन P यूनियन C का फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या होता है M यूनियन P यूनियन C, सो पासिंग इन मैथमेटिक्स प्लस पासिंग इन फिजिक्स प्लस पासिंग इन केमिस्ट्री माइनस अब दो का इंटरसेक्शन, तो वो मुझे ऐसे ही पता है, यहाँ से देखो दो का इंटरसेक्शन ये ऐसे ही पता है 7/10 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन जो कि मुझे पता है 1/10 और इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे 3/4, तो यहाँ से कितना आया पासिंग इन मैथ प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू 3/10 मतलब हो गया अभी, सॉरी 3/4 है ये, तो ठीक है 75% था ना। तो ऐड कर लो, इसको इधर ले आओ, तो -7/10 प्लस 1/10 -6/10 इधर आ गया, सो 3/4 प्लस 6/10 हो गया, सिंप्लीफाई करो मैं 3/5 हो गया, 6/10 मतलब 3/5 करो भाई, तो 5 दिए 15 4 दिए 12, 15 12 ऐड करो कितना 27/20, लो ये सॉल्यूशन आ गया। बताओ ये पूछा ना तुमसे ऑप्शन में M+P+C कितना आएगा, तो M+P+C आ गया, तो उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से सॉल्व किया है, देखो यहाँ आ गया ये 27/20, और ये वाला आंसर तब सही होगा जब इंडिपेंडेंट अज्यूम करेंगे, अदरवाइज नहीं है ना, तो दे आर इंडिपेंडेंट यहाँ पे अज्यूम हुआ क्योंकि आंसर इसका 1/10 एक्चुअली आया है इंटरसेक्शन का। ठीक है भाई, तो फॉर्मूले से ही सब आ गया, जिनका डाउट था देख लो। तो एग्जाम में जनरली लिखा रहेगा, एग्जाम में लिखा रहेगा कि पासिंग इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आर इंडिपेंडेंट, तो उस केस में ये सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 14 था, 15 में क्या डाउट है
दिक्कत क्या है ना, तुम लोग सॉल्यूशन पहले देख लोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन देख के डर लग जाता, खुद से सॉल्व करोगे हो जाएगा सॉल्व, ये चीज़ है। अब मान लो तुमने, तुम्हारा एग्जाम में आया, तुमने छोड़ दिया, बाद में तुम सॉल्व करते ही सॉल्यूशन देख लिए, फिर तुम्हें लगेगा क्या कर रहा पता नहीं। लेकिन खुद से सोचोगे, जब खुद से करोगे ना पहले, तुम्हारा ब्रेन काम करेगा, जब ब्रेन काम करेगा तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा। सॉल्यूशन देख लिया तो ब्रेन काम ही नहीं करना, तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। अगर तुमने सॉल्यूशन देख भी लिया तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तब भी नहीं होगा तुमसे, क्योंकि एक थिंकिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा तुम्हें सीखने के लिए। सॉल्यूशन देख के किसी को नहीं आया है सॉल्व करना, वो देखने के बाद भी जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है। सो इंस्टेड है ना, पहले ट्राई करो, मतलब उन लोग एनकरेज कर रहा हूँ ट्राई करने के लिए। जब नहीं हो रहा है तो अंत में सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा, वो ठीक है, बट पहले सॉल्यूशन मत देखो, पहले ट्राई करो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या है इसमें भाई ऐसा, क्या है इसमें कि ship is fitted with 3 engine E1 E2 E3, the engine function independently of each other with respective probability this, for the ship to be operational at least 2 of its engine must function. X denote the event that the ship is operational, x1 x2 x3 denote the respective event that the engine E1 are functioning. तो ठीक तो है, E1 E2 E3 का दे रखा है, और शिप ऑपरेशन तभी होगा जब कम से कम 2 इंजन काम करेंगे। एक्स डिनोट कर रहा है कि इवेंट दैट शिप इज ऑपरेशनल, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे बता रहा है x1। सो मान लो कि E1 इज नॉट फंक्शनिंग गिवन दैट शिप इज ऑपरेशनल। सब ट्राई करोगे तो इजीली आ जाएगा, इसमें क्या है, जस्ट फॉर्मूले लगाने हैं, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन तभी होगा जब तुम ट्राई करोगे। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें लगेगा नहीं होगा, लेकिन तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हें देख के ही तुमने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे, क्योंकि वहां हर क्वेश्चन नया ही जैसा दिखेगा तुम्हें एग्जाम में। तो उसके लिए बस हिम्मत होना चाहिए ट्राई करने की, और ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये है देख के छोड़ोगे तो पूरा पेपर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सॉल्यूशन है देख ले, तो एग्जाम में सॉल्यूशन थोड़ी रहेगा, ये सॉल्यूशन देख लोगे, वहां तुम्हें खुद से ही करने पड़ेंगे। देखो तो क्या है, ईच ऑप्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिक पूछ रहा है। कहाँ से स्टार्ट करो, जैसे मान लो यहाँ पे डी ऑप्शन है, एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ सी पार फंक्शन। सो देखो इंडिपेंडेंटली लिख रखा है ना यहाँ, देखो यहाँ जैसे इंडिपेंडेंटली लिख रखा है, वैसे पिछले क्वेश्चन में भी इंडिपेंडेंटली लिखना होना चाहिए। सो सी पी इज फिटेड विद 3 इंजन, इंजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद ईच अदर। तो चलो डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सो डी ऑप्शन में क्या है यहाँ पे कि एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ सी पार फंक्शनल, एग्जैक्टली 2, तो इसका मतलब है E1 फंक्शनल है, E2 फंक्शनल है, E3 फंक्शनल नहीं है, जैसे अभी लिखा मैंने वैसे ही। E1 फंक्शनल है, E2 फंक्शनल नहीं है, E3 फंक्शनल है। E1 फंक्शनल नहीं है, E2 फंक्शनल है, E3 फंक्शनल है। एग्जैक्टली 2 बोल रहा था ना, एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ द सी पार फंक्शनल। अब इंडिपेंडेंट मुझे खुद ही दे रखा है, तो ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। कहाँ दिक्कत है इसमें भाई, 1/2 1/4, और E3 नहीं काम कर रहा है तो 3/4, E1 1/2, E2 3/4, E2 कॉम्प्लीमेंट 3/4, ये 1/4, E1 कॉम्प्लीमेंट 1/2, E2 1/4, E3 1/4। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करो यही आएगा, तुम देख लो एक बार। तो यहाँ 3 है, 3 + 3 + 1 तो 7, 7/32 हो गया। एक्स, अब ये से ये पूछ रहा है बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज एक्स गिवन x1, तो x था कि सिस्टम इज मशीन इज फंक्शनल, तो सी ऑप्शन में है प्रोबेबिलिटी मशीन इज फंक्शनल गिवन दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्किंग। तो क्या दिक्कत है,
x इंटरसेक्शन x1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। जस्ट फॉर्मूला लगाना है। x मतलब सिस्टम इज फंक्शनिंग, तो इसका क्या मतलब है, एटलीस्ट टू ऑफ द कंपोनेंट फंक्शन कर रहा है ना। मस्ट फंक्शन, तो ये तो श्योर है कि x1 फंक्शन कर रहा है ना, तो ये चीज है। तो एटलीस्ट टू ऑफ द इंजन मस्ट फंक्शन, तो सिस्टम इज फंक्शनिंग एंड x1 इज फंक्शनिंग। तो अगर मान लो पहला ऑप्शन जैसे क्या है, x गिवन x1 है ना, तो इसको मैं अगर वैसे सॉल्व करूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी तुम लिख लो अलग अलग। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट इज फंक्शनिंग, सेकेंड कंपोनेंट इज फंक्शनिंग एंड थर्ड इज फंक्शनिंग। ये एक फेवरेबल आउटकम लिख रहा हूं। E1 तो फंक्शन करेगा ही, इसने कह रखा है कि E1 फंक्शन करना ही है। अब जो भी पॉसिबल आउटकम है लिख लो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो पता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 वो तो है ना, फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शन इज 1/2, तो ये तो हो गया, बस न्यूमरेटर लिख देता हूं मैं। फिर दूसरा हो सकता है कि E1 फंक्शन, E2 डज नॉट फंक्शन, E3 फंक्शन, क्योंकि सिस्टम फंक्शन कर रही है, एटलीस्ट टू ऑफ द कंपोनेंट मस्ट फंक्शन। E1 फंक्शन, E2 फंक्शन, E3 डज नॉट फंक्शन, ये हो गया। तो ये तीन फेवरेबल आउटकम है उसका न्यूमरेटर का, हो गया। उसको पुट कर दो, जैसे ये निकाला मैंने वैसे ही निकाल लो इसको अब। सो यू पुट इन द सेम वे, तो इसको सेम तरीके से, और अपॉन में तुम्हारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मतलब E1 इज फंक्शनिंग। अब इसको अलग अलग कर लोगे ना, इंटरसेक्शन को हटा लो, एटलीस्ट टू कंपोनेंट वर्क करना चाहिए था, सिस्टम फंक्शन कर रहा है इसलिए कम से कम दो फंक्शन कर रहा है, तो पहले में तीनों फंक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हो गया, ये सी पार्ट सॉल्व कर लो। वैसे ही अब जैसे सी हुआ वैसे ही बी हो जाएगा। अब बी जैसे हुआ, अब ए के बारे में सोचो, ए क्या है, ए भी कुछ वैसे ही है। हाँ, ए अब जैसे सी किया वैसे ही ए भी हो जाएगा। जैसे बी में अगर लिखता हूँ बी ऑप्शन में कि बोल रहा है सिस्टम फंक्शन, सेम तो है, सिस्टम इज फंक्शनिंग एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फंक्शनिंग अपॉन x2। तो सेम काम करो जो मैंने x1 के साथ किया वैसे ही, E1 जहां लिखा है ना, तो x2 तो फंक्शन करेगा ही, सेकेंड कंपोनेंट विल फंक्शन, बाकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है लिख दो जैसे उसमें लिखा है। और ऐसे ही ए ऑप्शन में क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट फंक्शनिंग गिवन दैट सिस्टम इज फंक्शनिंग, तो सिमिलर ही है। तब यहां बता दिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी लगा लो फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट फंक्शनिंग, मतलब x1 कॉम्प्लीमेंट है ना, कोई बात नहीं, x1 कॉम्प्लीमेंट ही लिख के चलता हूँ अभी। तो E1 इज नॉट फंक्शनिंग ना, या x1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x अपॉन x, और x की प्रोबेबिलिटी तुमने अभी निकाला है ना, वो निकाल लो अलग से कि एटलीस्ट थ्री ऑफ द कंपोनेंट, एटलीस्ट टू ऑफ द कंपोनेंट वर्क, वो निकाल लो। जैसे ये निकाला मैंने डी ऑप्शन, जैसे निकाला डी ऑप्शन में ये निकाला था कि एग्जैक्टली टू ऑफ द कंपोनेंट्स या इंजन वर्क, तो वैसे ही x का प्रोबेबिलिटी अलग से निकाल लो और इसको ब्रेक कर लो। तो ये मैं क्या कह रहा है कि E1 इज नॉट फंक्शनिंग बट मशीन इज फंक्शनिंग, मतलब जो है क्या बोलते हैं, मशीन था, सिप इज फंक्शनिंग, एक्स सिप इज फंक्शनिंग। इसका क्या मतलब है कि चलो x1 काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, x2 x3 को काम करना पड़ेगा तभी सिप काम करेगी। और यहाँ निकाल लो x की प्रोबेबिलिटी, तो x का मतलब निकालो एटलीस्ट टू ऑफ द कंपोनेंट आर वर्किंग। ये सब वर्क करो, जब लिखोगे तभी करना आएगा, और घर पे सॉल्व करना आएगा तभी एग्जाम में करना आएगा। ये नहीं घर पे सॉल्यूशन देख देख कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे ही फिर होगा ही नहीं तुमसे। इसलिए घर पे हैबिट बनाओ बिना देखे पहले खुद से सॉल्व करने की, तो एग्जाम में तब सॉल्व होगा तुमसे। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, नहीं तो फिर पूछो। थोड़ा सोचो, सोचोगे दिमाग डेवलप होगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 14 15 तो अभी टेस्ट 2 पे हम लोग हैं। तो टेस्ट 2 में 517 मुझे लग रहा है तुम सॉल्व करके आए नहीं हो ऐसे ही, बस जब भी तुम मैं कल भी रिपीट किया था, मैं फिर से आज रिपीट करता हूं। कोई भी पर्सन जो डाउट पूछ रहा है, मेक श्योर कि आपने टेस्ट एक बार अटेम्प्ट किया हो, उसके बाद एनालाइज किया, एनालाइज मतलब जो गलत हुए उसको फिर से सॉल्व किए हो। नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन जो है प्रोवाइडेड सॉल्यूशन ऑलरेडी है, उसको देख के समझो, नहीं हो और फिर भी नहीं हो तब जाकर डाउट में पूछो, क्योंकि ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कुछ तो फायदा हो, वरना क्या मतलब है इतना टाइप कराना, सॉल्यूशन बनवाने में इतने पैसे लगते हैं हमारे, फिर टाइप कराने में पैसा लगता है, अपलोड करने में, तो क्या मतलब, फिर तो मैं क्लास में ही सारा पिछले साल जैसे करा वैसे करा देता। तो इसका कुछ तो फायदा हो, सॉल्यूशन तो पहले सॉल्यूशन का हेल्प लो, जब नहीं होगा तो पूछो, ये चीज़ है।
इट्स नॉट लाइक बस अटेम्प्ट कर लिए, जो जो गलत हुआ सब पूछ लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो जाता। एनालिसिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें देखना है कि कमी कहाँ पे है तुम में, उसको दूर करो। ये और दूर करने का लास्ट स्टेप यहाँ पे लाइव में डिस्कशन है। उससे पहले सॉल्यूशन देखो, खुद ट्राई करो, थोड़े बुक का हेल्प लो, कहीं से हेल्प लो, इस तरह से सीखने के लिए। क्या था 15 16 17 14 15 17, तो क्या है इसमें बताओ। ये सब क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे। EF with the two independent event, the probability that exactly one of them occur is this। और ये सब नहीं आ रहा, क्लास 11 12 का प्रोबेबिलिटी का बुक एक बार सॉल्व कर लो तो इजी हो जाएगा। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा तो ENF बार टू इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर इज दिस, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम ऑकर दिस, PT नोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट T। हाँ PT का मतलब ये, तो बताओ P क्या मतलब है। ये तब ये मैं तुम्हें यकीन के साथ बताता हूँ, ये क्लास 12 के NCERT का क्वेश्चन है। क्या यहाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, ठीक है भाई। तो जिनका डाउट है पहले सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है और उसको समझो क्या कर रखा है। मैं भी यही करूंगा, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब यार क्या तुम लोगों का डाउट हो रहा है ये सब क्वेश्चन में, 11 12 वाले क्वेश्चन में। इसमें EF दो इवेंट है, कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर। इसका मतलब है कि E ऑकर हो रहा है, F डज नॉट ऑकर, और F ऑकर E डज नॉट ऑकर। यही है एग्जैक्टली वन का मतलब। ये 11/25 है और बता रखा है इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट होना क्या मतलब है, ये E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, F इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, एंड नन ऑफ देम ऑकर। तो इसको ठीक से लिख लो। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मिनट। तो ये बता रखा है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज 2/25। अब दो इक्वेशन है, टू इक्वेशंस टू अननोन, सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे क्या होगा, तो मैं जैसे ही बता देता हूं देख लो। अगर ये P है ये Q है, मान लो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है P1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ F अगर P2 है, तो ये पहली इक्वेशन बनेगी P1 इंटू 1 माइनस P2, P2 इंटू 1 माइनस P1 इज 11/25। और दूसरी इक्वेशन इंडिपेंडेंट है ना, अलग अलग कर लो। 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इज 2/25। अब टू अननोन है, टू इक्वेशंस है। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है फिर तो दिक्कत है भाई, 9 10th में जाकर एडमिशन लो, ठीक है, अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि ये क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, देयर आर टू इक्वेशंस टू अननोन्स। यहाँ सिंप्लीफाई करके P1 P2 निकाल लो, यही है, टू इक्वेशंस टू अननोन्स है। यहाँ भी यही किया होगा इसने किसी और तरीके, वही चीज़ है, दो इक्वेशन दो अननोन, देखो ये ना, यही निकल के आ गया। तो फाइनली सॉल्व करके दो इक्वेशन आया। क्या इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तुम ट्राई करके आए ना, बस वैसे ही पूछ रहे हो रैंडमली, है ना। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को बोल दो मजे लेने वाले लोग, जो सॉल्व करके आए नहीं है। और क्या भाई, पांचवा क्वेश्चन में क्या डाउट है। तो सॉल्यूशन है तब भी समझ नहीं आता तुम लोग, क्या है इसमें। 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table। अच्छा, ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। So the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife। ठीक है, तो एक साथ कंबाइन करके देख लो। तो ये कौन सा पांचवा नंबर ना, ये कौन सा, शायद 17 था, दिस वाज 15 और ये शायद 14 था।
पांच कौन सा पांचवा है ना। अच्छा क्वेश्चन यहाँ है, 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मेन एंड देयर वाइफ्स आर सीटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल है, कितने लोग हैं, एक इंडियन 4 अमेरिकन मेन है एंड देयर वाइफ्स। सो मतलब हो गया 5 पेयर है ना, 5 कपल है। सो 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन, तो 10 लोग हैं ना टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा 9 फैक्टोरियल होता है ना फॉर्मूला, n-1 फैक्टोरियल। सो ये फॉर्मूला है सर्कुलर परमुटेशन, जो हम लोग पढ़ते चले ना कि परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल, तो वो लीनियर परमुटेशन है कि हम n ऑब्जेक्ट को एक लाइन पे अरेंज कर रहे हैं। और जब सर्कल पे अरेंज करते हैं तो उसमें क्योंकि लास्ट और फर्स्ट कनेक्ट हो जाता है तो उससे n से डिवाइड हो जाता है वो। सो है ना, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल बचता है फिर। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 9 फैक्टोरियल होगा। अब पूछ क्या रहा है हमसे, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन मैन सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। तो ई इवेंट ले लो, एंड एफ इवेंट है given that each American is seated adjacent to his wife. So each American अब देखो, तो हमसे क्या पूछा जा रहा, मैथमेटिकली पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो फॉर्मूला है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, यही है फॉर्मूला, देख लो। अब नाउ ई इंटरसेक्शन मतलब इंडियन मैन इज विथ वाइफ, सीटेड विथ वाइफ एंड, मतलब सब लोग साथ बैठे हुए, इसका ये मतलब है ना, मतलब 5 कपल्स में हस्बैंड वाइफ साथ में है कि मतलब यहाँ पे। सो 2 को एक साथ आप कंबाइन कर दोगे, यू विल कंबाइन, है ना। तो कपल को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो यू हैव 5 पेयर्स। सो 5 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वे ऑन अ सर्कुलर परमुटेशन। 5, देखो न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं अभी। सो ई इंटरसेक्शन एफ ना, तो इंडियन एंड अमेरिकन ऑल आर सीटेड विथ हिज वाइफ, इस तरह से। सो तो क्या करते हैं, जब एक साथ होता है क्या करते हैं, हम एक साथ एक अज्यूम कर लेते हैं। तो वी हैव 5 डिफरेंट कपल्स, तो 5 ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है सर्कुलर परमुटेशन पे। दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे, ठीक। अब नाउ वो तो 2 लोग हैं, दैट कैन बी इंटरचेंज ईच पोजीशन, है ना। 2 पर्सन को एक हमने अज्यूम किया ना, कपल जो है। सो हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सो दैट 2 कैन, है ना, बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे। तो कितने कपल है आपके पास टोटल 5 ना, तो ईच कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे, देयर आर 5 कपल्स। सो 2 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 5। तो ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में है कि ईच अमेरिकन इज सिटेड विथ वाइफ, 10 अमेरिकन, तो अमेरिकन कितने 4 कपल्स हैं। तो 4 कपल्स को हम एक कपल को एक अज्यूम कर दो, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट ये हो गया। और इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ 2 डिफरेंट है क्योंकि 7 जरूरी नहीं है उसको। तो वी हैव 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड 6 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर परमुटेशन इन हाउ मेनी वे, 5 फैक्टोरियल। एंड नाउ अगेन जो अमेरिकन पेयर जो कपल्स हैं दैट कैन बी ईच कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा ये 2 फैक्टोरियल की पावर 4, ऐसा कुछ। देखो ये आ गया, सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो ये मुझे लगता है इसलिए नहीं आया होगा कि सर्कुलर परमुटेशन पता नहीं होगा, सिंप्लीफाई कर लो वही आंसर आएगा जो इनका आया हुआ है 2/5। ओके चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। सो टेस्ट 2 में और क्या रह गया, टेस्ट 2 में 5 हो गया, किसका बचा है अब, हाँ जी 22 वाले भी हैं। 22 में क्या है, डिस्कस किया 22 हमने, तो 22 आई थिंक लास्ट 22। क्या क्वेश्चन है 22 में कि अ स्टूडेंट क्वालिफाई he must pass at least 2 out of 3 exams. The probability that he will pass the first exam is P. If he fails in one of the exam, then the probability that he's passing in the next exam is P/2.
तो है ना, जरूरी नहीं तुम पहले सॉल्यूशन देखो, तुम पहले खुद से ट्राई करके देखो। अरे तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, if the fails in one of the exam then the probability of his passing in the next exam is p by 2, otherwise it remains the same. If p is half then probability that he will qualify, तो क्वालिफाई होने के लिए ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए ना, तो क्वालिफाई के लिए कंडीशन है कि 3 में से कम 2 में पास होना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा पास पास फेल पास फेल पास फेल पास पास या फिर पास पास पास, यही पॉसिबिलिटी है। उसने कहा फॉर स्टूडेंट टू क्वालिफाई ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम, 3 में से कम 2 एग्जाम तो पास करना पड़ेगा। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है कम से कम 3 में से 2 पास करने का। अब देखो ध्यान से, इसने कहा है कि इफ ही फेल्स इन वन एग्जाम द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम इज p by 2, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम। तो पहले में पास होने की प्रोबेबिलिटी है p, दूसरे में पास होने की p, और तीसरे में फेल होने की 1 माइनस p। पहले में पास होने की p, दूसरे में फेल होने की 1 माइनस p, और अगर दूसरे में फेल हो गया तीसरे में पास होने की p by 2, तो p by 2 रहेगा। अब पहले में फेल होने की 1 माइनस p, तो पहले में ही फेल हो गया तो पास होने की p by 2। अब पिछले में पास हो गया तो अगले में, है ना, पिछले में तो पास होगा ना यहाँ पे, अब तो अगले में पास होने का p रहेगा, प्लस पास होने की p, दूसरे में पास होने की p, और तीसरे में पास होने की p। इसमें p को 1 by 2 रख दो, देखो आंसर नहीं आएगा। उनका क्या आया हुआ है, सर सॉल्यूशन में पी क्यूब नहीं लिया है क्या है, सर। तीनों एग्जाम में पास होने की कंडीशन नहीं लिया सॉल्यूशन में। है ना, बोला ना ही विल पास एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम्स। सर जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें पी क्यूब का कंडीशन नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा, क्या आता है। ओ इसमें एक केस छोड़ दिया है क्या, एक दो, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 ही केस है, चौथा केस दिया ही नहीं है। अच्छा, उसने कहा ना कि ही विल पास एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम, तो उसने हो सकता है सिर्फ 3 कंडीशन ही लिया हो। ओके ओके, और ये पी स्क्वायर कैसे लिख दिया पहला टर्म, पी क्यू, पी स्क्वायर क्यों होगा, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन में मिस्टेक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, इसको जरा पुट करो, क्या आता है, पी को हाफ पुट कर दो तो कितना आंसर आएगा, क्या ये मैच होगा, हाफ 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 1/8, हाफ हाफ, फिर 1/4, तो मतलब 1/16, फिर यहाँ पे 1/16, फिर 1/8, तो 16 अगर डिनोमीटर में कर देंगे तो आ जाएगा 2, 0.375 ही आ रहा है। यही आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर तो सही है, लेकिन हो सकता है उसने टर्म बीच में कुछ घपला किया हो। आंसर तो ठीक है ना, ठीक है। फिर ये लोअर लिमिट दिखाता है 37 है ना, तो आंसर ऐसा होगा 0.37 0.38, तो ये बस लोअर लिमिट यहाँ दिखा रहा है, उसमें आपको दिखाएगा जब आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे ना, वो वाले में, क्वेश्चन एंड ऑप्शन वाले में, है ना, यहाँ पे रहता है जो इस वाले में क्वेश्चन एंड आंसर वाले में, तो आपको एग्जैक्ट रेंज दिखेगा। जैसे ये तो एमसीक्यू है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 पे जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन हम देख रहे थे, 22, तो 22 में अगर हम क्लिक करेंगे, है ना, जैसे इसका आंसर दिए देखो 0.36 से 0.38, जैसे ऑफिशियल आंसर की में रहता है, तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा 0.36 से 0.38, ये इसका आंसर के बीच, ठीक है। चलो जी, तो आई थिंक मुझे लगता है टेस्ट 2 में कोई डाउट है या हो गया, टेस्ट 2 में खत्म हो गया ना। चलो टेस्ट 3 में आते हैं। तो टेस्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 लोगों ने कहा है, टेस्ट 3 ओपन करता हूं। इसको क्या हो गया,
ऐसा होता है ना, तो 2-3 बार लॉगिन करोगे हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे फ़ोन में भी लॉगिन है, तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है। तो हम लोग टेस्ट 1 कल डिस्कस किया, टेस्ट 2 अभी डिस्कस किया, टेस्ट 3 में आते हैं। तो जो 3 नंबर है, तो टेस्ट 1-2 2 बार अपलोड हुआ, एक विद सॉल्यूशन एक विदाउट सॉल्यूशन, दोनों देख लेना, ठीक है। तो ये 61 लोगों ने अभी टेस्ट दिया है जस्ट। चलो पहला क्वेश्चन ही है ना इसमें डाउट। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 4 मशीन्स एंड इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन इस पे अपलोडेड नहीं है पोर्टल पे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। वो जो पीडीएफ है उसके ग्रुप में भेज दिया होगा, या इसमें जो ये सेक्शन है बताया था मैंने, स्टडी मटेरियल सेक्शन है ना, यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है उसमें है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्या है भाई, हाँ जैसे है ना, ये स्टडी मटेरियल सेक्शन यहाँ पे है ना, स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको टेस्ट 3-4 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं। So there are 4 machines. It is known that exactly 2 of them are faulty. Exactly 2 of them are faulty. They are tested one by one in random order till both the faulty machine are identified. So then the probability that only 2 tests are needed. ये वैसी क्वेश्चन है जो पिछले टेस्ट में था कि टेस्ट आर डन until we get all the defective, क्या था उसमें ना, डिफेक्टिव आइटम्स या जो भी था। तो वैसे ही तो है। चलो इसको कर देता हूँ सॉल्व। तो चलो ठीक है, तो यहीं पे हो गया, इस इधर ही कर देता हूँ ये ना। तो ये कह रहा है कि देयर आर 4 मशीन, इट इज़ नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी। तो 4 में से 2 फॉल्टी है, 2 गुड है, और they are tested one by one in random order till both faulty machine identify, one by one in random order। तब आपको समझना है कि विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रैंडमली है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए नहीं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड, तो मतलब 2 टेस्ट में दोनों डिफेक्टिव आ जाएगा। तो बताओ पहली बार में डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट डिफेक्टिव एंड सेकेंड डिफेक्टिव। तो 2 डिफेक्टिव आउट ऑफ 4, तो 1 डिफेक्टिव बाहर हो गया, तो बचे 1 डिफेक्टिव आउट ऑफ 3, तो कितना आ गया ये 1/2 इंटू 1/3 1/6। समझ आया। क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड। तो फर्स्ट ट्रायल में पहला डिफेक्टिव देयर आर 2 आउट ऑफ 4, एक बाहर हो गया। सेकेंड ट्रायल में दूसरा डिफेक्टिव 1 आउट ऑफ 3। ओके, देख लीजिए। सर लाइक जो सोल्यूशन था पीडीएफ में उसमें कुछ अलग ही लिखा था, तो हाँ, तो हो सकता है वो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा आप पूछ रहे हैं ना, इसलिए ये लाइव क्लास इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना रहा है वो भी हो सकता है मिस्टेक किया हो, क्योंकि मैं तो बनाता नहीं सॉल्यूशन, टेस्ट और सॉल्यूशन मैं नहीं बनाता हूँ, टीम में लोग हैं 20-25 लोग हैं वो बनाते हैं, तो उनमें से हो सकता है सब लोग इक्वली क्वालिफाइड तो नहीं होते हैं, तो फिर भी ठीक है जितना हो पा रहा है। फिर वो इसीलिए हमने सॉल्यूशन दिया है कि उसमें जो डाउट्स हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग बेटर हो उनसे जो टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें गलत होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जो 2 आए दोनों ही नॉन फॉल्टी हैं, तो वो हाँ वाला केस कितना पड़ेगा हमें? जी, देखिए हम फेवरेबल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी टोटल 16 पॉसिबिलिटी है ना, टोटल 16 आप समझ पा रहे हैं। नहीं, 2 टेस्ट आर नीडेड ना, तो टोटल कितने आउटकम्स, अगर वैसे लिखेंगे आप सैंपल स्पेस, तो क्या क्या हो सकता है, गुड 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 बैड बैड गुड 4 ना, एंड बैड बैड, यही है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सर गुड गुड वाले में भी तो पता चल जाएगा कि दोनों बात के फॉल्टी है। लेकिन हम जो निकाल रहे वो फॉल्टी निकालना है। क्वेश्चन ये है कि दे आर टेस्टेड, है ना, तो दे आर टेस्टेड 1 by 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो वही होगी 3/4 वैसे। लेकिन हमें वो नहीं कहा, हमें एक्चुअली पूछा जा रहा है कि 4 में से एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी, दे आर टेस्टेड 1 by 1 इन रैंडम ऑर्डर टिल द बोथ आइडेंटिफाई। हम वो समझ रहे जो आप कह रहे हो कि पहले ही दोनों अगर गुड आइडेंटिफाई हो गया, तीसरा बैड, लेकिन हमें 4 टेस्ट तो करने हैं, हमें 2 ही टेस्ट करने हैं। लेकिन ये इनका पूछने का इंटेंशन है कि दोनों डिफेक्टिव आए, ये पूछना चाह रहा है ये। सर मैं ये कह रही थी कि अब बैड बैड वाला तो समझ में आया मुझे, हाँ बट हाँ जो गुड गुड वाला है मतलब उसके बाद दोनों बात के तो बैड ही होंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि 2 डिफेक्टिव्स हैं,
तो दोनों केस ऐड करके 2 टेस्ट वाला आंसर नहीं आएगा ऐसा करके? अच्छा, तो ये वैसा तब होगा। ओके, ये भी हो सकता है उस तरह से अगर सोचा जाए तो, कि लाइक हमने 2 टेस्ट किए, पहला दोनों गुड आ गया तो लास्ट दोनों बैड आएगा, वो तो ठीक है, वो भी सही है। लेकिन हमें 2 ही टेस्ट करने हैं और 2 टेस्ट में मतलब आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे उस तरह सोच सकते हैं, लेकिन मेन थिंग होता है कि जो क्वेश्चन जिसने बनाया है वो क्या जानना चाह रहा है आपसे। तो यहाँ वो जानना चाह रहा है, जो कि आप भी समझ गए हैं कि इसमें है कि हमें 2 फॉल्टी सेलेक्ट करना है पहले 2 ट्रायल में ही, ये समझना है। ठीक। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है वो कि बोथ शुड बी फॉल्टी इन द फर्स्ट 2 ट्रायल। ठीक है, आई थिंक तो इसमें और कोई डाउट है अगले क्लास में कंटिन्यू करें? चलो कल कंटिन्यू करते हैं, फिर तो आज तो कल हम लोग मॉक टेस्ट 3 और 4 डिस्कस करते हैं, क्योंकि आराम आराम से करते हैं। तब तक आगे आप अटेम्प्ट करते जाओ, बाकी है 200 टेस्ट 250 टेस्ट अपलोड होंगे टोटल, तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना अटेम्प्ट करते जाओ आगे। तो मैं अपने पेज पे डिस्कशन करा रहा हूँ, आप अपने पेज पे कंप्लीट कर लो एटलीस्ट सारे टेस्ट एग्जाम तक, है ना। तो कल हम ये डिस्कस करेंगे 3 और 4 का। कल में भी क्लास टाइम 7:30 to 9:30 हो सकता है ना, आज भी था। तो चलो आज यहीं स्टॉप करते, अभी गेट की क्लास है, तो कल हम लोग 3 और 4 का डिस्कस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करके आओ। थैंक यू आज के लिए।